नमस्कार, मार्गदर्शक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निधि। दोस्तों, जैसा कि पिछली बार हम बात कर रहे थे इंजीनियरिंग को लेकर, जहां पर हम बात कर रहे थे डिफरेंट स्ट्रीम्स की जो लाइन से थोड़ा सा हटकर होती है, तो आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने वाले हैं और इसी बारे में मार्गदर्शन लेने वाले हैं ममता अवस्थी जी से। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माय प्लेजर निधि। तो जैसा कि पिछली बार हम बात कर रहे थे इंजीनियरिंग में कुछ हट के जो स्ट्रीम्स होती है उनके बारे में, हमेशा की तरह जो स्ट्रीम्स होती हैं उनसे थोड़ी सी डिफरेंट, लेकिन वहाँ पर भी जॉब प्रोस्पेक्टस काफ़ी सारे हैं। तो उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड ममता जी बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आई है। तो इसी बारे में हम लोगों का जो कन्फ्यूज़न है उसे लेकर मार्गदर्शन देने वाले हैं। तो पहला लेटर जो हमें आया है वो है सौरभ का। सौरभ का कहना है कि मेरे घर वालों का मुझ पर प्रेशर है टेक्निकल फील्ड में जाने का, इंजीनियरिंग को लेकर। उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो इंजीनियरिंग करें, वो भी टेक्निकल फील्ड में, लेकिन उनका इंटरेस्ट नेचर और एनवायरनमेंट में है। तो क्या ऐसी कोई स्ट्रीम है जिसमें दोनों चीज़ें मिक्सअप हो सकें? बिल्कुल अवेलेबल है ऐसी इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेने पे वो दोनों ही इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। वो एनवायरमेंट पे भी काम कर सकते हैं, अपना शौक पूरा कर सकते हैं, और जैसा घर वाले कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग करना है तो वो इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आईआईटी के थ्रू भी वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। जी, तो अब अगर हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो अब मैं ये जानना चाहूँगी कि इसमें जॉब प्रोस्पेक्टस इतने अवेलेबल हैं क्या? निधि, ये बहुत ही मॉडर्न सा सब्जेक्ट है। असल में इसमें बहुत सारे जॉब अवेलेबिलिटी है अभी। रीज़न एक ये भी है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है जी। तो अगर सौरभ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में अपने आप को क्वालिफाई करते हैं जी। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में तो उनकी जॉब बिल्कुल ही पॉसिबल है, क्योंकि फॉरेस्ट में तो सब कुछ एनवायरमेंटल से रिलेटेड ही होता है बेसिकली। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में, अर्बन डिपार्टमेंट में उनको जॉब मिल सकती है। ये मैं पब्लिक सेक्टर्स की बात कर रही हूँ जिसमें उनको एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है। साथ में इंडस्ट्रीज़ में वो जा ही सकते हैं, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं, डिस्टिलरीज में जा सकते हैं। फिर जहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट होते हैं, जहाँ प्यूरिफाई होता है वाटर, ऐसी इंडस्ट्री से वो जुड़ सकते हैं बड़े आराम से। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री से वो जुड़ सकते हैं, माइंस में जा सकते हैं, रिफाइनरीज में जा सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वो जुड़ सकते हैं। क्योंकि आजकल आप देखिए करीब करीब हर इंडस्ट्री जो है उसका एनवायरमेंटल हैजर्ड में एक कंट्रीब्यूशन है। तो किसी भी इस टाइप की इंडस्ट्री में जो कि सीधे पर्यावरण से रिश्ता रखती है, चाहे वो पानी को दूषित करना हो, चाहे वो हवा को दूषित करना हो, ऐसी किसी भी जगह पे आपको एनवायरमेंटल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। और नो डाउट गवर्नमेंट अभी कुछ दिनों में ऐसे रूल्स निकालने वाली हैं, या शायद निकल भी चुके हैं मेरे ख्याल से कई जगहों पे, जिसमें कि क्वालिफाइड लोगों की ज़रूरत है इंडस्ट्री में, या क्वालिफाइड इंडस्ट्री के लिए ये कंपल्शन है कि वो क्वालिफाइड लोगों को रखें और उनके द्वारा निकाले गए प्रदूषित हवा या प्रदूषित पानी को पहले वो साफ करवाएं और उसके बाद वो उसको जो है नेचर में छोड़ें। मतलब ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये सारे डिसीजंस जी हाँ, ग्लोबल पर्यावरण को के संरक्षण के चलते ये डिसीजंस लेना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। फिर इनकी जॉब लग सकती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। ये जर्नलिज्म में भी जा सकते हैं, क्योंकि जर्नलिज्म की एक ब्रांच होती है एनवायरमेंटल जर्नलिज्म। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में जा सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जा सकते हैं, ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में ये ज्वाइन कर सकते हैं अपने आप को। फिर एक नीरी करके एक संस्था है जो कि नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है नागपुर में, ये उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। CSIR दूसरी बहुत बड़ी संस्था है जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है से जुड़ा हुआ है। पब्लिक सेक्टर्स में ये जो है NPL में जा सकते हैं। यूरेनियम काउंसिल ऑफ इंडिया से भी ये जुड़ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं जो एनवायरमेंटल इंजीनियर्स के लिए इजीली अवेलेबल हैं। तो सौरभ को मेरे ख्याल से चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है। वो अगर ये इस फील्ड में जाते हैं, वो खुद भी खुश रह सकते हैं, अपने सराउंडिंग को भी खुश रख सकते हैं, और साथ में बड़ी हाईली क्वालिफाइड डिग्री लेके और हाईली पेड जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। यानी सौरभ, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड हो गई जहां आप भी खुश रह सकते हैं और अपने पेरेंट्स को भी खुश रख सकते हैं। तो ममता जी, अब आगे बढ़ेंगे और जानना चाहेंगे कि अगर पब्लिक सेक्टर्स की हम बात करें तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पब्लिक सेक्टर्स में क्या स्कोप है?
नहीं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के साथ ही आपको मैं बता दूं कि एक और स्ट्रीम ऑफ ये जितने हमने सेक्टर्स अभी डिस्कस किए ये सारे पब्लिक सेक्टर्स ही हैं। एक और ब्रांच होती है जो फिजिक्स से रिलेटेड ब्रांच होती है, अप्लाइड फिजिक्स से रिलेटेड होती है। उसमें अगर ये कोर्स करते हैं तो भी ये जुड़ सकते हैं एनवायरनमेंट से, जैसे कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में जुड़ सकते हैं, ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से जुड़ सकते हैं, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से जुड़ सकते हैं। मतलब अगर ये फिजिक्स में कोई कोर्स करते हैं तो ये स्पेस के साथ भी जुड़ सकते हैं और उसमें भी ये पर्यावरण रिसर्च में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। प्राइवेट में भी ये जो फिज़िक्स की फील्ड है ये इनको ले जा सकती है, डेवलपमेंट और रिसर्च, नए जो मेटल्स बनते हैं या एलॉयज बनते हैं उनके रिसर्च और डेवलपमेंट में जा सकते हैं। फिर ये माइक्रो डिवाइसेस के या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की डेवलपमेंट में, टेली कम्युनिकेशन में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कंप्यूटर डिज़ाइनिंग में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, नैनो टेक्नोलॉजी में और बायोटेक्नोलॉजी आदि में ये अपने आप को एम्प्लॉयड पा सकते हैं, प्रोवाइडेड ये अगर थोड़ा सा अपने आप को एनवायरनमेंट से अगर हटा सकें और फिजिक्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें तो। हालांकि मैं आपको बता दूं जो भी टाइप की स्पेस रिसर्चेस हैं उनमें भी पर्यावरण ही आजकल एक मेन मुद्दा हो गया है जी। क्योंकि अगर पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी जी। तो चाहे वो लिविंग, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे हों, इन सभी के सर्वाइवल के लिए पर्यावरण का संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। तो सौरभ के इस शौक़ को मैं एक तरीके से बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में अगर उन्हें इतनी सेंसिटिविटी है वो अपने आप को पर्यावरण से जुड़ा पाते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सौरभ कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कर लेंगे अपनी लाइफ में। बिल्कुल, यानी साथ ही साथ अगर आप फिजिक्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है और स्कोप आपके लिए खुल जाते हैं। लेकिन मैम अगर यहाँ पर देखा जाए तो साइंस में डिग्रीज और जॉब प्रोस्पेक्ट्स की कोई कमी नहीं है, ये अनलिमिटेड है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगी, ये साइंस से हटकर है, कॉमर्स फील्ड का है, ये सुनने में आता है कि आईआईटीज में भी कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोर्सेज चलते हैं, पर ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट लगता है मुझे कि एक तरफ साइंस एक तरफ कॉमर्स और इन दोनों का मिक्सचर, तो ये जो स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन है आप ये दूर कीजिए। देखिए आजकल सीबीएसई ने एक बहुत अच्छा ट्रेंड शुरू किया है। उन्होंने आपको लिबर्टी दी है कि आपको इंटर कॉलेज में 5 सब्जेक्ट्स मिनिमम लेने हैं। आप 5 से ज़्यादा भी सब्जेक्ट्स ले सकते हैं अगर आप मैनेज कर सकें तो, और साथ में आपका इंस्टीट्यूशन जो है अगर उसको सपोर्ट कर सकता है तो। उनमें से एक बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट चल रहा है स्टूडेंट्स की चॉइस में फर्स्ट नंबर पे, वो आजकल इकोनॉमिक्स चल रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की वैल्यू बढ़ती ही चली जाए। एक ये सदाबहार सा सब्जेक्ट है जो हमेशा ही जिसकी ज़रूरत पड़ती है इंसान को। तो यहाँ आपको मैं एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहूँगी निधि, अक्सर ऐसा सोचा जाता है कि इकोनॉमिक्स सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए एक सब्जेक्ट है, जैसा आपने भी अभी बोला। हाँ का ही मानते जी हाँ, जी हाँ। तो कॉमर्स फील्ड का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इकोनॉमिक्स, लेकिन ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि साइंस लेने के बाद आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकते। मेट्रो सिटीज़ में आजकल बहुत अच्छा ट्रेंड चला हुआ है कि बच्चे जो हैं पीसीएम लेते हैं और उसके साथ इकोनॉमिक्स लेते हैं जी। क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं है। ये एक गलतफहमी है लोगों की कि अगर कोई भी स्टडी अगर रुपए पैसे से रिलेटेड है तो डेफिनेटली वो इकोनॉमिक्स है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जनरल कंसेप्ट तो यही है कि जहाँ पर फाइनेंस की बात होती है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। जी हाँ, जी हाँ, लेकिन ये दो बिल्कुल अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। इकोनॉमिक्स एक चीज़ है, फाइनेंस दूसरी चीज़ है। इकोनॉमिक्स को अगर हमें समझना है तो आपको मैं बता दूं ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप अपने नॉर्मल रूटीन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो छोटे छोटे डिसीशंस लेने में ले सकते हैं इकोनॉमिक्स को यूज़ करके। बेसिकली ये है कि आपके पास जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप इकोनॉमिक्स के थ्रू उनको कंपेयर कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली जी। जैसे मान लीजिए आपको शाम को डिनर पे जाना है तो आप कहाँ कहाँ जाएं, कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक ये बहुत ही छोटी सी बात जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इस डिसीजन में अगर आप इकोनॉमिक्स में लिटरेट हैं तो शायद आप बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे, क्वालिटी एज वेल एज अमाउंट यू आर पेइंग। मतलब आप कम पैसे में बेहतर क्वालिटी पा सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से खर्च करने की जो कैपेसिटी है वो आप डेवलप कर सकते हैं।
तो एक ये ऐसा ऑप्शन है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक इंसान के बिहेवियर को रेगुलेट कर सकता है, उसको गाइड कर सकता है कि आपके पास अवेलेबल इतने चॉइसेस हैं और आपके पास एक्सपेक्टेड डिमांड्स इतनी हैं। तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइसेस और डिमांड्स के बीच में एक बैलेंस एस्टैब्लिश करना होता है इंसान को, जो कि जीवन के हर पहलू पे आपको करना होता है। वो गाइडेंस आपको, इस बैलेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए जो गाइडेंस है, ये आपको इकोनॉमिक्स से मिल जाता है जी। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर मामले में पैसा इन्वॉल्व हो, लेकिन अगर इन्वॉल्व है तो भी इकोनॉमिक्स आपके लिए मदद कर सकता है जी। यानी इकोनॉमिक्स को अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जी हाँ, जी हाँ, ये आपको बेवकूफ़ बनने से बचाता है जी। तो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है डेली रूटीन में इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने पैसे को सही तरीके से और सही सिचुएशन के हिसाब से कहाँ कैसे यूज़ करें। देखिए, हर जगह हम अगर अपना पैसा बचाने की ही सोचें तो वो भी कोई बहुत प्रैक्टिकल नहीं होती चीज़। कभी कभी आपको एक ऐसी सिचुएशन में आप होते हो जहाँ आपको थोड़ा बहुत शो करने की भी ज़रूरत होती है। तो इकोनॉमिक्स एक बैलेंस एस्टैब्लिश करता है आपके एटीट्यूड में जब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तब। और बहुत ज़रूरी है ये आजकल की लाइफस्टाइल में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक शो बिज की भी ज़रूरत होती है। लेकिन साथ ही साथ आपको अपने बजट को भी कवर करके चलना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर इकोनॉमिक्स आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर हम इसे पढ़ाई से जोड़कर देखते हैं ममता जी, तो इसमें कौन कौन से जॉब प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल हैं? देखिए, इसमें कोर्सेज जो हैं इकोनॉमिक्स के, वो सारे ही कोर्सेज मतलब बीए और बीएससी ऑनर्स, बेसिकली अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ये 2 कोर्सेज हैं। और फिर एमए है तो है ही है। और आपको मैं बता दूं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में, मैक्सिमम कॉलेजेस में इकोनॉमिक्स के ये कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। ऑनर्स कोर्सेज कम से कम बीए ऑनर्स तो आपको करीब करीब हर यूनिवर्सिटी में एफिलिएटेड मिल जाएगा। अब बात आती है कि हम इसमें पढ़ते क्या हैं। हाँ, इसका सिलेबस इसके सिलेबस में क्या पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये अगर रोजमर्रा की जिंदगी से इतना ज़्यादा रिलेटेड है तो इसको पढ़ें क्या, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है हमारे सामने। तो सच पूछिए तो इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी रोज की प्रॉब्लम्स के साथ हमारी जो नेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इस टाइप की जो बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, इनमें भी किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कौन से स्टेप्स लेने चाहिए इन प्रॉब्लम्स से लड़ने में, इन प्रॉब्लम्स से डील करने में और इन प्रॉब्लम्स को प्रीएम्प्ट करने में, मतलब इनके बारे में पहले से अंदाज़ा लगा के अपनी पॉलिसी को डिसाइड करने में जी। तो ये चीज़ें सिखाई जाती हैं इकोनॉमिक्स के कोर्सेज में बेसिकली। आज भी हम अगर देखें तो फैक्ट ये है कि जो मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल होता है उसी पे इंसान ज़्यादा भरोसा करता है। तो चाहे वो कोई सा भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसे अपने एक डेटा को स्टडी करना है तो उन डेटास को, जो अवेलेबल डेटाज हैं, उनकी स्टडी कैसे की जाए, उनके कंक्लूजन्स कैसे निकाले जाएं, उन कंक्लूजन्स के हिसाब से आगे की स्ट्रेटेजी कैसे प्लान की जाए, ये सारी पढ़ाई इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती है। साथ में आप देखिए, इस केस में मैं आपसे कहूँगी कि आप अगर चाहें तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स अलग से कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको दूसरी चीज़ों से रिलेट करके भी पढ़ा जा सकता है। जैसे आप इकोनॉमिक्स को लैंग्वेज से रिलेट कर सकते हैं, लॉ से रिलेट कर सकते हैं, फाइनेंस से रिलेट कर सकते हैं, फिलॉसफी से रिलेट कर सकते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं कि ओके, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है और साथ में आप इकोनॉमिक्स प्लस फाइनेंस में स्पेशलाइज्ड हैं, तो आपकी जो जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं वो उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में बढ़ जाते हैं जी। यानी इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी काफ़ी वास्ट है और साथ ही साथ इसमें जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स है वो भी बहुत मायने रखती है। जैसे मैम ने बताया कि फाइनेंस है, पॉलिटिक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं और ये आपके करियर को और सॉलिड बनाने में आपकी हेल्प करेगा। तो अब अगला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में वो आ रहा है वो ये कि आईआईटीज़ में तो ठीक है इकोनॉमिक्स के कोर्सेज चलती हैं, लेकिन अदर देन आईआईटीज़ जो बच्चे आईआईटीज़ में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, क्या उनके लिए कोई कॉलेजेस ऐसे अवेलेबल हैं अदर देन? बिल्कुल अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस भी हैं। जैसे मैंने कहा, वैसे तो नॉर्मली हर यूनिवर्सिटी में एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जो इकोनॉमिक्स में बीए या फिर बीकॉम वगैरह में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं,
लेकिन अगर आप बहुत हाई लेवल के कॉलेजेस हमारी कंट्री में ढूंढेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कई कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में। मुंबई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेजेस हैं, कोल्हापुर में एक कॉलेज है जो बहुत अच्छा है, अमृतसर में कॉलेजेस हैं, और मणिपाल, नरसी मोजी इंस्टीट्यूट, ये सभी जो हैं ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में अलग से। और नरसी मोजी की क्योंकि अभी बात निकली है तो मैं आपको बता दूं कि 25 अप्रैल तक उसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस अवेलेबल हैं। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके लिए ये लोग एक ऑनलाइन टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं जो 12 मई को टेस्ट है, और जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है इकोनॉमिक्स कोर्स में जाने की वो है कि आपको 10+2 लेवल पे कम से कम 60% मार्क्स मेंटेन करने चाहिए, और मैथ्स आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने +2 लेवल पे मैथ्स नहीं लिया है तो आप आगे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकते, आप एलिजिबल ही नहीं हैं उस कोर्स के लिए। तो देख लीजिए इकोनॉमिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी रिलेटेड टू लाइफ है, काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड टू आपकी पॉलिसी मेकिंग है, इसलिए ये सब्जेक्ट मेरे ख्याल से अब नए बच्चों को ऑप्ट करना ही चाहिए। और जो बच्चे इकोनॉमिक्स ऑप्ट करना चाहते हैं उनके लिए अभी अभी रजिस्ट्रेशन की अवेलेबिलिटी भी है? बिल्कुल अवेलेबिलिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशंस तो +2 के जो रिजल्ट्स आ जाते हैं उसके बाद शुरू होंगे, तो बाकी जगहों पे जहाँ प्राइवेटाइज्ड हैं वो लोग अपने ऑलरेडी ऑनलाइन टेस्ट लेना शुरू कर चुके होते हैं मई में, तो उनके फॉर्म्स अभी सब अवेलेबल हैं। बच्चे अगर थोड़ा सा सर्वे करेंगे तो उन्हें बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ने की। जी, तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे स्कोप्स अवेलेबल है, जैसा कि ममता जी ने हमें मार्गदर्शन दिया है। ममता जी, अगली बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस के नाम आपने बताया, उसके सिलेबस के बारे में आपने बताया, तो अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो किस तरह की जॉब मिल सकती है बच्चों को? देखिए, इकोनॉमिक्स अगर आप प्योर इकोनॉमिक्स भी करते हैं या फिर विद फाइनेंस करते हैं तो आपको तब भी जॉब मिल सकती है वर्ल्ड ऑफ बैंकिंग में। बैंकिंग की तो दुनिया बहुत ही वास्ट है, तो आप सोच लीजिए बैंक्स के लिए तो आप 100% अवेलेबल है, एलिजिबल है मेरा मतलब। मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज में आपको जॉब मिल सकती है, अकाउंटिंग के लिए आप एलिजिबल हैं, एक्चुअल साइंसेस में आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, पब्लिक पॉलिसी फॉर्मेशन जहाँ पे होता है उन डिपार्टमेंट्स में आप एलिजिबल होते हैं, जर्नलिज्म के लिए आप अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से आपकी एलिजिबिलिटी इन स्ट्रीम्स में ज़्यादा हो जाती है, जो कि सारी स्ट्रीम्स प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड हैं। तो आप काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइफ अपनी बिता सकते हैं, रोज़ की जो हैपनिंग्स हैं, रोज की जो घटनाएं हैं उनसे खुद को रिलेट करते हुए। जी, यानी सिर्फ साइंस ही नहीं, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स फील्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जॉब अनएंडिंग है, अनलिमिटेड है, बहुत सारी फील्ड्स आपके लिए खुली हुई है। लेकिन अगर हम एक बात करें ममता जी, जैसे हम साइंस की बात करते हैं तो बहुत सारे सपोर्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, आप कंप्यूटर्स पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रिकल पढ़ लीजिए, मैकेनिज्म पढ़ लीजिए। तो अगर हम इकोनॉमिक्स में देखें तो कहीं ना कहीं सिविक्स से एक कनेक्शन जुड़ता दिखाई देता है, तो इकोनॉमिक्स और सिविक्स का क्या कनेक्शन है? ये तो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से है आजकल, कि अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए अपने आप को सिविक्स रिलेट कर सके। सिविक्स तो मुझे लगता है कि ये मेरा मतलब स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि सिविक्स को एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना देना चाहिए सीबीएसई को, जो कि किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, जैसे कि आप लैंग्वेज को कंपलसरी करते हैं वैसे आपको सिविक्स को कंपलसरी करना चाहिए। सिविक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है असल में जो सिटीजन्स को, किसी भी देश के सिटीजन को उसका रोल समझाता है। तो ये तो हर सिटीजन का एक हक है कि उसे अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी प्रेजेंस, अपने राइट्स, अपना जो गवर्नमेंट में जो आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इस बारे में उसको डिटेल्स जानने का पूरा हक बनता है। बिल्कुल। इसलिए मेरे ख्याल से सिविक्स को अगर कंपलसरी कर दें तो हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ड्यू टू क्रिमिनल एटीट्यूड ऑफ द पीपल, उससे शायद हम हट सकते हैं। क्योंकि जब एक स्टूडेंट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होंगी तो डेफिनेटली उसका जो सोच है वो उस हिसाब से बदला जा सकता है। तो मेरा तो ये एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि सिविक्स शुड बी एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन एवरी स्ट्रीम, चाहे बच्चा आर्ट्स ले, कॉमर्स ले या कुछ भी ले ले। सिविक्स में नॉलेज होने से आपको पता चलता है कि आप जो टैक्सेस पे करते हैं वहाँ से आपकी ड्यूटी शुरू हो रही है।
और साथ में गवर्नमेंट में आप कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी किस तरफ जा रही है, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं उस सोसाइटी का नेचर कैसा है जी। इस सोसाइटी में आपकी एग्जिस्टेंस किस लेवल पे वैल्यूएबल है, अपनी वैल्यू आप बना सकते हैं। आप सोसाइटी के साथ इन्वॉल्व होइए, उनकी पॉलिसीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में आप इन्वॉल्व होइए, तो आप किस हद तक बीइंग अ सिटीज़न अपने आप को इन चीज़ों से रिलेट कर सकेंगे, ये आप सब कुछ पढ़ते हैं सिविक्स में। जी। वैसे आमतौर पर अगर हम देखें तो लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता है, नहीं होता है। वोटिंग का पता होता है या ट्रैफिक रूल्स का पता होता है, लेकिन खुद की इम्पोर्टेंस इस लेवल तक नहीं पता होती। जी हाँ, और फैक्ट ये है कि कोई सी भी सोसाइटी हो या कोई सी भी गवर्नमेंट हो या कोई सा भी देश हो, सबसे ऊपर वहाँ का सिटीजन होता है। जी। क्योंकि अगर सिटीजन ही नहीं होगा तो बाकी चीज़ें तो सारी इररिलेवेंट हो जाती हैं। तो अगर वो सिटीजन अपने राइट्स के बारे में जानता है, अपने राइट्स को एनालाइज कर सकता है, अपने रोल को प्लान कर सकता है, अपनी सोशल लाइफ को एक्सप्लोर कर सकता है, तो डेफिनेटली वो सोसाइटी को ज़्यादा हेल्दी बना सकता है। जी। और कहीं ना कहीं ये कंट्री के वेलफेयर के लिए भी जरूरी है कि सिटीजन्स को पता हो उनके ड्यूटीज क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। जी हाँ, जी हाँ। तो सिविक्स पढ़ने से असल में स्टूडेंट्स को ये समझ में आता है कि भाई गवर्नमेंट अगर एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक पॉलिसी लगा रही है तो उसके पीछे कारण क्या है। ऐसा नहीं है कि ये हर बार जो एक मीडिया द्वारा प्रपोज किया जाता है कि ये चीज़ या तो अच्छी है या बुरी है, लेकिन अगर एक फार साइटेडनेस में लर्न करने की कैपेसिटी डेवलप हो जाए तो हर चीज़ को वो एनालाइज करेगा एक सिटीज़न, डिपेंडिंग अपॉन उसकी नॉलेज कितनी है। तो हर चीज़ बुरी नहीं होती है, उसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखा जाए तो कोई भी पॉलिसी एक बड़ी दूरदृष्टि में कहाँ लेके जाएगी हमारी सरकार को, हमारे देश को, ये एक विजन आ जाता है स्टूडेंट्स में। और मेरे ख्याल से ये बहुत एक हेल्दी विजन है। अगर एक स्टूडेंट जो है वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही ये चीज़ें समझने लगे तो आप सोचिए हमारा देश कितनी ज़्यादा तरक्की कर सकता है। बिल्कुल। और वैसे भी जैसे मानते हैं कि युवा शक्ति सबसे इम्पोर्टेंट होती है आजकल माना जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स को सिविक्स का नॉलेज हो। इकोनॉमिक्स तो है ही आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको हेल्प करने के लिए, लेकिन सिविक्स जो है वो कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी और आपकी कंट्री के वेलफेयर के लिए भी ज़रूरी है। ममता जी, मैं जानना चाहूँगी कि अगर सिविक्स को एज स्पेशलाइजेशन हम लेते हैं इकोनॉमिक्स के साथ, तो क्या हमारे जॉब प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं उसको लेकर? सिविक्स को इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ने से वैसे भी आपकी सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आपकी प्रोफेशनल स्किल्स बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपको सोसाइटी एज वेल एज गवर्नमेंट एज वेल एज सराउंडिंग को समझने, एनालाइज करने, उसके हिसाब से डिसीजंस लेने की टेंडेंसी आपकी बेटर हो जाती है। तो डेफिनेटली आपके प्रोफेशनल स्किल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिस वजह से आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। आप कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करिए, आपको सोशल स्किल्स इक्वली रिक्वायर्ड होती हैं। बहुत ज़रूरी है आजकल, पीआरशिप ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर आप पॉलिटिकल एनालिस्ट बन सकते हैं, आप सारी ही गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप सिविक्स पढ़ते हैं, जो कि पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से, तो आप अपने आप को एक्चुअली किसी भी स्ट्रीम के साथ जुड़ के लॉफुली बेटर क्वालिफाइड पाते हैं, क्योंकि आपका आईक्यू दूसरों से सोशल आईक्यू से मैं बात कर रही हूँ, आपका सोशल आईक्यू दूसरे लोगों से कहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी वजह से कि आप अपने देश की तरक्की में बेटर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी। तो ओवरऑल अगर ममता जी के मार्गदर्शन की हम बात करें तो हमने ये जाना है कि इकोनॉमिक्स, जो साइंस से हटकर हम बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको प्रैक्टिकल रूटीन लाइफ में हेल्प करेगा, जो आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बढ़ाएगा, साथ ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है फिर रूटीन लाइफ में। और अगर इसके साथ आप सिविक्स को जोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे नागरिक बनते हैं जो देश की सेवा कर सकते हैं और देश को आगे लेकर जा सकते हैं। इससे आपका खुद का भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हद तक बढ़ सकता है। तो इकोनॉमिक्स और सिविक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड हो गई। और वैसे भी अगर जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हम ये पाते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह साइंस प्लस कॉमर्स, इनकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन माना जाता है। जी।
तो ये था आज का मार्गदर्शन, जहां हमने साइंस के अलावा जो फील्ड्स है यानी कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, यहाँ तक कि एंटरप्रेन्योरशिप और साथ ही साथ ई कॉमर्स, बहुत सारी बातें हमने जानी कि कितना वाइड स्कोप है, जॉब प्रोस्पेक्ट्स कितने हाई है और साथ ही ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मार्गदर्शन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर कोई भी फीडबैक या क्वेरी आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है margdarshak.city@gmail.com। हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और अपनी बात हम तक ज़रूर पहुंचाइए। तब तक के लिए नमस्कार।